नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की प्रश्न पत्र में कई परिवर्तन किए हैं। उनमें से एक परिवर्तन है कि इस वर्ष आपकी सहायक पाठ्यपुस्तक वितान में से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम आपकी वितान पाठ्यपुस्तक के चौथे पाठ डायरी के पन्ने के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एएसएस से किसके लिए बुलावा आया था? एएसएस से मार्गोट के लिए बुलावा आया था। एन फ्रैंक को शुरू में बताया गया कि उसके पिताजी के लिए बुलावा आया है, लेकिन बाद में उसकी बहन मार्गोट ने बताया कि यह बुलावा उसके लिए था। और एएसएस से बुलावे का मतलब था यातना शिविर। अज्ञातवास में जाने की तैयारी करते हुए एन फ्रैंक ने सबसे पहले अपने थैले में क्या डाला? तो उसने सबसे पहले डायरी रखी। एन फ्रैंक ने डायरी के अलावा और क्या चीज़ें रखी? उसने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ रखी। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा होगा कि ये 13 साल की बच्ची है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए कपड़ों से अधिक क्या महत्वपूर्ण था? तो उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें उसके लिए अधिक महत्व रखती थीं। इसीलिए उसने अपने थैले में कपड़े से ज़्यादा चिट्ठियों को रखना ज़रूरी समझा। एन फ्रैंक के परिवार के अज्ञातवास में जाने से पहले मिएप उन लोगों के लिए थैले में क्या भर कर लाई? तो जूते, ड्रेस, जैकेट, अंडरवियर और स्टॉकिंग्स आदि सामान वो लेकर आई। मिएप कौन थी? मिएप एन फ्रैंक के पिता के ऑफिस में काम करती थी तथा उसके पिता की दोस्त थी। एन फ्रैंक के परिवार ने अधिक से अधिक कपड़ा छुपा कर ले जाने के लिए क्या तरकीब निकाली? उन्होंने बदन पर ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन लिए, क्योंकि अगर वह बड़ा सूटकेस ले जाते तो लोगों की नज़र में आ जाते। तो वो ऐसा कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यह उपाय निकाला। पीला सितारा क्या था? हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने। एन फ्रैंक के परिवार ने छुपने के लिए कौन सी जगह निश्चित की? एन फ्रैंक के पिताजी के ऑफिस की इमारत में पीछे की तरफ बने कुछ कमरों में इन्होंने रहने का निश्चय किया। एन फ्रैंक वहां समय बिताने के लिए उसने कौन सा नया तरीका ढूंढा? एन फ्रैंक ने दूरबीन लगाकर शाम को समय, क्योंकि शाम के समय वे बिजली नहीं जला सकते थे, तो इस अंधेरे में वे अपना समय बिताने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। पहेलियाँ बुझाते, अंग्रेज़ी पर बातें करते, एक दूसरे के साथ कोई खेल खेलते, लेकिन धीरे धीरे उन सब से वे बोर होने लग गए थे। तब उस समय एन फ्रैंक ने अपना समय बिताने के लिए यह एक नया तरीका निकाला कि दूरबीन लगाकर वह पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकती थी। मिस्टर डसेल को एन फ्रैंक चुगलखोर क्यों मानती है? तो मिस्टर डसेल जो एन फ्रैंक के कमरे में उसके साथ रहते थे, और मिस्टर डसेल को एन फ्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक तो वह बहुत अनुशासन प्रिय थे और बात बात पर एन फ्रैंक को टोकते रहते थे, जिसकी वजह से एन फ्रैंक मिस्टर डसेल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और चुगलखोर वो इसलिए मानती थी क्योंकि वह एन फ्रैंक की शिकायत उसकी माँ से करते रहते थे। टर्की द्वारा लिए गए निर्णय से एन फ्रैंक क्यों दुखी हुई? तो टर्की ने पहले तो निर्णय क्या लिया? पहले अफवाह फैली थी कि टर्की ब्रिटेन देश का साथ देगा, लेकिन बाद में टर्की ने इस द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से एन फ्रैंक दुखी हुई। उसे लगा कि यहूदियों
की आज़ादी के लिए अब मुश्किल होगी। कितने मूल्य के नोट अवैध घोषित कर दिए गए? 1000 गिल्डर के नोट। रविवार को एन फ्रैंक क्या करने में अपना समय गुजारती थी? वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में समय गुजारती थी। सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका एन फ्रैंक के लिए कौन लाता था? मिस्टर कुगलर। मिस्टर कुगलर भी इनके पिताजी के ऑफिस में काम करते थे और मिस्टर कुगलर ये कुछ लोग वे लोग थे जो एन फ्रैंक के परिवार की मदद कर रहे थे। कौन लोग अज्ञातवास के समय में एन फ्रैंक के परिवार की मदद किया करते थे? तो जैसे बताया, मिस्टर कुगलर, मिएप, बेब, जॉन, मिस्टर क्लीमेन। ये लोग एन फ्रैंक के परिवार की मदद किस तरह करते थे? वे घर आते, घर में आकर के महिलाओं से उनकी रुचि की बातें करके, पुरुषों से बाहर की दुनिया का हालचाल उन्हें बता करके, इसके अलावा जन्मदिन आदि पर उपहार लाकर एवं इनके लिए इनकी आवश्यकता के सामान की पूर्ति करके वे एन फ्रैंक के परिवार और एन फ्रैंक के साथ मिस्टर वानदान और उनका परिवार रहता था और मिस्टर डसेल रहते थे। तो ये कुल 8 लोग थे। शुरू में 7 लोग थे, मिस्टर डसेल बाद में आकर इनके साथ रहने लग गए थे। तो इनके आवश्यकता के सामान की पूर्ति करके ये लोग मदद करते थे। एन फ्रैंक द्वारा लिखी जाने वाली डायरी का महत्व परिवार में अचानक क्यों बढ़ गया? तो कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। तो परिवार के सभी लोगों की दृष्टि में एन फ्रैंक की डायरी का महत्व बढ़ गया। एन फ्रैंक के 15वें जन्मदिन पर मिस्टर कुगलर ने उसे कौन सी किताब दी? तो मिस्टर कुगलर ने उसे मारिया तेरेसा की किताब दी। चर्चिल फ्रांस के किन गांवों में गए और क्यों? चर्चिल स्मर्ट्स, आइजनहावर, आर्मोल्ड गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। हॉलैंड के लोग ब्रिटिश से क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि ब्रिटिश उन्हें आज़ाद तो कराए लेकिन उन पर कब्जा ना करें। एन फ्रैंक के बारे में परिवार के लोग क्या राय रखते थे? एन फ्रैंक के बारे में परिवार के लोगों का मानना था कि वह खर दिमाग, तुनक मिजाज और घमंडी है। लेखिका यानी एन फ्रैंक मिसेस वानदान और मिस्टर डसेल के बारे में क्या राय रखती थी? लेखिका के अनुसार वे दोनों मूर्ख हैं और उन्हें किसी भी विषय में कोई जानकारी नहीं है तथा वे दोनों वास्तव में उससे भी अधिक अक्खड़ हैं। एन फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता था कि कोई उसकी भावना को नहीं समझता? उसे लगता था कि परिवार में कोई इतना संवेदनशील नहीं है जो उसके मन की बात को समझ सके। लेखिका को पीटर की कौन सी बातें नहीं पसंद थीं? इस उत्तर को जानने से पहले पीटर के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि पीटर मिस्टर एंड मिसेस वानदान का इकलौता पुत्र था और अज्ञातवास में वह भी एन फ्रैंक के परिवार के साथ रह रहा था। और चूंकि वह लगभग एन फ्रैंक का हम उम्र था, इसलिए एन फ्रैंक का समय उसके साथ अधिक बीतता था। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते थे, लेकिन फिर भी पीटर की कई बातें एन फ्रैंक को नहीं पसंद थीं, जिसमें से कुछ हैं धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना, ये एन फ्रैंक को नहीं पसंद था। लेखिका ने पीटर के व्यक्तित्व की कौन सी बातें बताई हैं? तो एन फ्रैंक बताती हैं कि पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है, परंतु इसके साथ ही वह बहुत घुन्ना अर्थात अंतर्मुखी है। लेखिका पीटर को घुन्ना क्यों मानती है? तो लेखिका पीटर को घुन्ना इसलिए मानती है क्योंकि वह अपने अंदर के स्व को लेखिका से छुपाता है।
तथा लेखिका को भी अपने बारे में जानने का अवसर नहीं देता। जबकि लेखिका और पीटर साथ में समय बिताते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत बातें भी करते थे, लेकिन पीटर अपने मन की बातें एन फ्रैंक को जानने का अवसर नहीं देता था। इसीलिए लेखिका उसे घुन्ना मानती हैं और कहती हैं कि मुझसे भी अधिक घुन्ना है। एन फ्रैंक के अनुसार समाज में औरतों की स्थिति कैसे सुधरी। तो एन फ्रैंक जो कि 15 वर्षीय बच्ची हो गई है इस समय में, ये पत्र 1944 का है, लेकिन उसके विचार औरतों के बारे में पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि यह छोटी सी बच्ची कितनी विचारशील व चिंतनशील थी। उसने औरतों के बारे में बहुत सारी बातें कही। उसने यह कहा कि पुरुष अपने आप को औरतों से अधिक बेहतर समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सामर्थ्य अधिक है, शक्ति अधिक है, वह कमा कर लाते हैं, वे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और कहती हैं कि औरतों की इस स्थिति के लिए केवल पुरुष ही नहीं जिम्मेदार हैं, और वे औरतें भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन बेतुकी बातों को सहा। लेकिन बाद में एन फ्रैंक कहते हैं कि अब थोड़ी स्थिति बदल रही है, और उस स्थिति के बदलने का क्या कारण है, यही प्रश्न है। शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली और उन्हें बराबरी का हक कई देशों में दिया जाने लगा। एन फ्रैंक ने किस किताब में पढ़ा कि युद्ध में लड़ने वाले वीरों से अधिक तकलीफ औरतें बच्चों को जन्म देते समय झेलती हैं। तो मौत के खिलाफ मनुष्य, यह किताब वह पढ़ रही थी। बच्चा जनने के बाद महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके शरीर का आकर्षण समाप्त हो जाता है, महिलाओं को समाज द्वारा उपेक्षित किया जाता है। उनके बच्चे जिनके कारण उनके शरीर का आकर्षण समाप्त हुआ, वे भी बड़े होने के बाद अपनी माँओं को छोड़ देते हैं। मौत के खिलाफ मनुष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्री पोल दे क्रूइफ। पुरुषों को किस तकलीफ से कभी नहीं गुजरना पड़ेगा? तो बच्चा जनने के समय औरतों द्वारा झेले जाने वाली तकलीफ। एन फ्रैंक के अनुसार औरतों को किसके बराबर सम्मान देना चाहिए? एन फ्रैंक के अनुसार औरतों को सैनिकों के बराबर दर्जा एवं सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी पीड़ा युद्ध में सैनिक झेलते हैं, उतनी ही पीड़ा औरतें बच्चा जनते समय झेलती हैं। तो उन्हें भी सैनिकों के बराबर दर्जा एवं सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद।